सो भले पधारिया हमारा देश ना भविष्यो। आज जो डिस्कस करेंगे कुछ और ट्राइब्स के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने द्राविडियंस तक का डिस्कशन कर लिया था, राइट। आज उसके आगे से और भी कौन कौन से ट्राइब्स इंडिया में आए उनके बारे में। तो फिलहाल बोर्ड पर अभी लिखे हुए हैं आपके सामने मंगोलॉइड्स और साथ ही साथ अल्पीन दिनारिक आर्मेनॉइड, ठीक है। इन तीनों को साथ में लिया हुआ है क्योंकि तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ये थोड़े अलग थे। अच्छा, तो इनकी बात कर लेते हैं अपन। करें ना शुरू? अच्छा, रेडी हो ना? नोटबुक पेन लेके लिख लियो भाई, नोट बना लियो। बोलोगे टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है। हाँ, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है बट पॉइंट वाइज नहीं लिखा हुआ है। अगर आप खुद पॉइंट्स बना के लिख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इट इज़ बेटर टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट फॉर्मेट। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना यू विल गेट गुड मार्क्स बिकॉज दिस क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। एग्जामिनर जो होता है उसके दिमाग में ना एक अच्छा इंप्रेशन बनता है व्हेन यू राइट द आंसर्स इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट, क्योंकि सामने बंदे को ना सब कुछ ऐसे क्लियरली दिखता है, ऐसे मिलावट करते हैं गोजा बोजा, बट और प्लस एक गैप भी कवर करता है, मतलब ज़्यादा स्पेस भी कवर करता है। तो थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। ऐसे एक ही में लिख दोगे ना इतनी सारी चीज़ें इतने में खत्म हो जाएंगी, नहीं मजा आएगा। समझ रहे हो ना? तो हर तरीके साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है आपके पास। ओके, सो व्हाट अबाउट मंगोलॉइड्स? द फर्स्ट पॉइंट इज they came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal, etc. Okay, so Mongoloids जो थे ये बेसिकली कहाँ से आए थे? नॉर्थ चाइना से, ठीक है। आपको पता होगा नॉर्थ चाइना के जस्ट नॉर्थ हिस्से में पड़ता है मंगोलिया, एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ का था राजा चंगेज खान या गेंगीज खान जो बोलो, ठीक है। बहुत ही क्रूर राजा था वो। तो वो मंगोलिया, वो पूरा रीजन मंगोलिया का कहलाता था। उस इलाके से नॉर्दर्न चाइना से आए थे तिब्बत के रास्ते। अब तिब्बत आज के डेट में भले चाइना में है लेकिन पहले तो तिब्बत ही था, ठीक है। तो इस रास्ते से वो इंडिया में एंटर हुए और लोग कहाँ सेटल हुए? नॉर्थ आसाम के तरफ, आसाम के नॉर्दर्न हिस्से में, सिक्किम में, भूटान जो कि एक अलग कंट्री है आज की डेट में, यहां पर सेटल हुए, और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में ये लोग सेटल हुए। क्लियर है? Who are these tribes? Mongoloids. क्लियर है? ओके। इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े तो दे possessed फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कंप्लेक्शन, येलोइश, मतलब गोरे होंगे, बहुत गोरे होंगे, ठीक है, इतने गोरे कि येलोइश चेहरा दिखता है, ठीक है। फ्लैट फेस, चेहरे इनके फ्लैट होते हैं। चब्बी चिक्स, गाल फुले फुले। आलमंड शेप्ड आइज, ठीक है। आलमंड शेप्ड आइज मतलब आंखें बादाम के शेप में। जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो सिक्किम के होंगे या आसाम की तरफ के लोग होते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न तरह के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में बसने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा उनका चेहरा फ्लैट होता है और गाल चब्बी होता है और आंखें आलमंड शेप्ड की होती हैं। तो वो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, वो बेसिकली मंगोलॉइड्स ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें ना कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं, मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, जो लोग ना मतलब ये आपको भी समझने जैसा है कि इनको ना लोग चीनी चाइनीज ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हमारे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ना कई लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ऐसे लोगों को ना जो इस तरह की बातें करते हैं उनको चाइनीज बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसे लोगों को तो कूटना चाहिए बराबर, ठीक है। बहुत ही गलत बात है, आपको तो बिल्कुल नहीं करना, और अगर कोई करता भी है तो उसे रोकना चाहिए। दे ऑल आर इंडियंस, और बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की तरक्की में उनका, और देखा जाए ना तो बहुत ही सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो, ठीक है। तो कभी भी उल्टा पुल्टा बोलना नहीं चाहिए, सब हमारे हैं, ठीक है। और ऐसा तो कहीं बोलना मत कि तुम यार द्राविडियंस वहाँ से आए थे, आर्यंस वहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, तो तुम कहाँ के रह गए? सब तो वही हैं हम, ठीक है। अब कोई कहीं का नहीं रह गया, सब इंडियंस हैं। क्लियर है? सो दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए सब पढ़ के कि अरे यार ये तो वहाँ के ट्राइब्स हैं, ये तो वहाँ के ट्राइब्स हैं, ठीक है। दैट इज द रॉन्ग थिंग। सो ये हो गया उनके अपीयरेंस के बारे में मंगोलॉइड्स के। दे वेयर ऑफ येलो कम्प्लेक्शन एंड वेयर कोल्ड कीरत। इनको कीरत कहा जाता है, ठीक है। इनको एक नाम दिया गया है दूसरा कीरत, येलो कम्प्लेक्शन की वजह से, ठीक है। ओके, देन कम्स अल्पीन दिनारिक एंड आर्मेनॉइड। इन तीनों में बहुत सारी सिमिलरिटी इसलिए साथ में लिया, मैंने पहले बता दिया। दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एशिया के सेंट्रल हिस्से से, ठीक है, उस जगहों से ये लोग इंडिया की तरफ आए। All these tribes have similarity and are found in large numbers in गुजरात। ये लोग ज़्यादातर किन इलाकों में पाए जाते हैं?
गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। अच्छा, गुजरात के साथ अलग ने कॉमा मार के सौराष्ट्र लिखा था टेक्स्ट बुक वालों ने, शायद टेक्स्ट बुक वाले भूल गए कि सौराष्ट्र रीजन गुजरात में ही आता है। ठीक है, तो गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दैट इज सौराष्ट्र इन गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, ये जो जगह हैं इन स्टेट्स में आपको कहीं कहीं पर ये ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो ट्राइब सबसे ज्यादा संख्या में इंडिया में पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे, एंड दोज आर व्हाट, आर्यंस। तो इसको मिटाकर मैं वो लिखता हूं। तो अब बात कर लेते हैं आर्यंस के बारे में। आर्यंस, द नॉर्डिक आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस कहा जाता है इनको, कॉल्ड हिंदूज इन एंशियंट इंडिया। पुराने समय में, बहुत पहले, आज से बहुत सालों पहले एंशियंट इंडिया में इनको हिंदूज कहा जाता था। बेसिकली हिंदूज मतलब आर्यंस हुआ करते थे। ठीक है, आजकल सभी हिंदूज हो गए हैं। ठीक है, सब मिक्सअप हुए हैं तो सब हिंदूज ही हैं, और देखा जाए तो द्राविडियंस भी हिंदूज ही हैं। ठीक है, ऐसे सब मिक्सअप ही है, देखा जाए तो पता नहीं क्या सोच के लिखा हुआ है। पुराने समय में आर्यंस को हिंदूज कहा जाता था। ठीक है, द एरिया वेर दे लिव्ड वेर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यव्रत। अच्छा, जिन हिस्सों में आर्यंस बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते थे, डेंसली पॉपुलेटेड से, ठीक है, मतलब कम इलाके में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो जिन इलाकों में ज्यादा अमाउंट में थे ना ये आर्यंस, उस रीजन को नाम दिया गया था क्या, आर्यव्रत। ठीक है, क्या कहा गया था इसे, आर्यव्रत। अब इस आर्यव्रत से ना 7 नदियां गुजरती थी, इसीलिए इस रीजन का नाम सप्त सिंधु भी है। ठीक है, आर्यव्रत का ही नाम क्या है, सप्त सिंधु, क्योंकि इस हिस्से से 7 नदियां गुजरती थी, 7 बड़ी बड़ी नदियां। ठीक है, जिसमें गंगा वगैरह भी इंक्लूडेड है। इन एंशिएंट टाइम फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब आप समझ रहे हो ना, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, यूपी का कुछ इलाका, दिल्ली वगैरह, ये सब। ठीक है, इन हिस्सों में ज्यादा अमाउंट में आर्यंस शुरुआती दौर पर बसे, उसके बाद तो धीरे धीरे फैल गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्हीं हिस्सों में बसे। पोस्ट वैदिक पीरियड द एरिया वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन बिहार इन द ईस्ट एंड अप टू विंध्याचल इन द साउथ। अब देखो, ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो है ही वो लोग, फिर धीरे धीरे वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ ना, वैदिक पीरियड में जब वेदों की मतलब उनका निर्माण चल रहा था, वेद वगैरह जब लिखे जा रहे थे, ये दौर खत्म होने के बाद तक ये बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। क्या, आर्यव्रत का हिस्सा, यानी कि जहां आर्यंस रहते थे वो हिस्सा बहुत ज्यादा हिस्से में, मतलब एरिया में फैल चुका था। कहां कहां तक फैल चुका था, ईस्टर्न हिस्से में मिथिला तक, मिथिला जो कि बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, ईस्ट में वहां तक फैल गया था, और सदर्न हिस्से में कहां तक फैल गया था, विंध्याचल तक। कहां तक, विंध्याचल। विंध्याचल मतलब जो विंध्या फॉरेस्ट है, विंध्या जो हमारे माउंटेन वगैरह है रीजन, उसके आसपास का इलाका, दैट इज विंध्याचल। ठीक है, तो ईस्ट में मिथिला बिहार तक फैल चुका था, और साउथ में विंध्याचल तक ये आर्यव्रत का हिस्सा फैल चुका था। मतलब आर्यंस लोगों ने इतने हिस्सों में रहना शुरू कर दिया था। दे वर मोस्ट एडवांस देन एनी अदर कंटेम्प्ररी ट्राइब। जिस दौर में आर्यन सेटल्ड हुए इंडिया में, उस दौर में जितने भी ट्राइब्स उनके साथ बसते थे पूरे इंडिया में, जितने भी ट्राइब्स थे, उन सबसे ये लोग एडवांस थे हर मामले में, चाहे वॉर के नॉलेज के मामले में, चाहे अदर नॉलेज के मामले में हो। ठीक है, तो ये लोग अपने साथ के दौर के, जो इनके दौर के मतलब इनके समय के जो भी ट्राइब्स थे, उन सभी ट्राइब्स में से सबसे एडवांस ये लोग माने जाते हैं। द वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स। अब ये बहुत बड़े हिस्से में आर्यंस फैल चुके थे, इस पूरे बड़े हिस्से का अलग अलग नाम जाना जाता है, कई नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि भारत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष, ऐसे कई नाम हैं इसके। ठीक है, ये नाम किसके वजह से पड़ा, आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्य भरत। आपने सुना होगा, भरत राजा थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये सारे नाम दिए गए हैं, भरत भूमि, भरतखंड, भरतवर्ष या भारतवर्ष जो बोलो। ठीक है, जो कि भरत कुल ट्राइब को बिलोंग करते थे। They were nature lovers and worshipped the trees, the rivers, the mountains, the sun, wind, rain, etc. ये लोग भी नेचर लवर्स थे, नेचर की, प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि द्राविडियंस करते थे, वैसे आर्यंस भी नेचर लवर थे, और ये भी नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि पेड़ पौधों की, नदियों की, पहाड़ों की, सूर्य देव, सूर्य को जल अभी भी चढ़ाया जाता है ना, नदियों को अभी भी हम पूजते हैं, सारी चीज़ अभी भी करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिया में आज भी आर्यंस ही बसे हुए हैं। ठीक है, सदर्न इंडिया में द्राविडियंस, फिर कुछ हिस्सों में आपने देखा और भी ट्राइब्स हैं, लेकिन अभी आजकल देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया में आर्यंस के ही डिसेंडेंट्स बसे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती ही हैं। द्राविडियंस भी पूजा करते हैं, आर्यंस भी पूजा करते हैं, तो इसलिए ओवरऑल इंडिया में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। हर जगह पर सूर्य की पूजा होती है,
पवन देव हैं, हवा के देवता हैं, बारिश के भी देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, हर जगह के हर तरह के देवता से हम पूजा करते हैं। और ये हमारे ही नहीं यार, फॉरेन्स में भी हैं, ग्रीक्स भी पूजा करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। दे हैड कंपोज्ड हिम्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, कई ऐसे श्लोक वगैरह टाइप के भी बनाए गए हैं पूजा करने के लिए, ठीक है, अलग अलग नेचुरल एलिमेंट की, मतलब कुदरत में जो जो चीज़ें हैं सभी का अलग अलग पूजा करने के लिए अलग अलग श्लोक ये सब बनाए गए जिनको हम रिचार्ज कहते हैं, ठीक है, वेदों में ये रिचार्ज कहलाते हैं, इंग्लिश में हिम्स कहते हैं, ठीक है, प्रेयर्स एक तरह समझ लो, ठीक है। हर तरह के नेचुरल एलिमेंट की पूजा करने के लिए इन्होंने ऐसे हिम्स वगैरह बनाए हुए हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे थोड़ा समय बीतता गया, रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एक्सेट्रा बिकेम प्रेवलेंट इन इंडिया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे ही वेदों का रेसिटेशन, वेद बन गए, ठीक है, तो वेद पूरे इंडिया में कई जगहों पर वेद पढ़ना, ठीक है, एक तरह का एक मतलब क्या कहा जाए, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, सेरेमनी बन गया, मतलब एक तरह से जैसे फंक्शंस होते हैं ना, शादी हो गया, बर्थडे हो गया वगैरह वगैरह, तो इस तरह से एक सेरेमनियल वो हो गया था कि मतलब हमारे घर सत्यनारायण की कथा है, बोलते हैं ना, आ जाइएगा सत्यनारायण की कथा है, प्रसाद लेके जाइएगा, तो वैसे ही हमारे यहाँ वेद पाठ होने वाला है, ठीक है, आइएगा हमारे यहाँ वेद पाठ होगा, तो सब लोग मिलके वेदों का वो पढ़ाई करेंगे, जो भी सॉन्ग्स टाइप के होंगे उसमें भजन वगैरह करेंगे, इस तरह का ये इस तरह के एक्टिविटीज़ वगैरह, रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह शुरू हो गई। साथ ही साथ यज्ञ वगैरह करना, यज्ञों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें मेंशन की गई हैं वेदों में, ठीक है, तो यज्ञ होना, वेदों का पाठ होना, ये सब बहुत ज़्यादा होने लग गया पूरे इंडिया में, ठीक है। ये किसका असर था? आर्यंस का असर था। तो ये तो आर्यंस की बात कर ली हमने, और इसके पहले हमने और भी ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया। ये सारे ट्राइब्स अलग अलग जगहों से आए, इंडिया में सेटल हुए, लेकिन आज देखकर कभी बहुत रेयरली ही आपको फील होगा कि ये अलग अलग है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग सब साथ में मिलकर रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं किया इन्होंने। हुआ होगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, लेकिन आपस में फिर मिलजुल कर इन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली, सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलकर रहे, सबने इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया, इनके अंदर आपस में मैरिजेस हुए, और इतना मिक्सअप हो गए हैं सब एक दूसरे के साथ कि आज किसी को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। आप किसी को देख के थोड़ी बता सकते हो कि ये आर्यन ट्राइब्स को बिलोंग करता था, या एक जमाने में इसके पूर्वज तो थे, वो ड्राविडियंस थे। आपको बताया गया कि हाँ साउथ में ड्राविडियंस, आप बोलोगे हाँ आपके ड्राविडियंस थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साउथ में जो लोग बसे हैं सब ड्राविडियंस ही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, और नॉर्थ में जो हैं सब आर्यंस ही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। सब मिक्सअप हो चुका है आजकल। तो कौन आर्यन है, कौन ड्राविडियन है, कौन मंगोलॉइड है, कौन ये है, थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, लेकिन कंप्लीटली आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू आर्यन ट्राइब, दिस पर्सन बिलोंग्स टू ड्राविडियन ट्राइब, दिस बिलोंग्स टू मंगोलॉइड ट्राइब, नहीं कह सकते, ठीक है। इतना हम आपस में मिलजुल चुके हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो चुके हैं। तो सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है देश के डेवलपमेंट में, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है, और सभी इस देश के उतने ही जिम्मेदार, उतने ही हकदार नागरिक हैं। तो इतना रिच कल्चर बनाया इन सभी ट्राइब्स ने मिलकर इंडिया का, क्या क्या चीज़ें सिखाती देखो एक दूसरे को, ठीक है। कोई नेचर की पूजा कर रहा था, कोई जानवरों की पूजा कर रहा था, कोई किसी की पूजा कर रहा था, सब आपस में एक दूसरे के साथ ये शेयर कर लिया। अच्छा आप इनको देवता मानते हो, अच्छा क्यों मानते हो, अच्छा ये गुण है इसलिए, ठीक है हम भी इनको देवता मानेंगे। अच्छा आपके यहाँ इस तरह से शादी होती है, हमारे में तो इस तरह से होती थी, चलो थोड़ा बहुत मिक्सअप कर लेते हैं, है ना। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक कल्चर में अभी भी कई जगह पर होता है ना, अगर आपका दो अलग अलग स्टेट में शादी हो रहा है, एक दूल्हा अलग स्टेट का, दुल्हन अलग स्टेट का है, तो उनका रीति रिवाज थोड़े अलग होंगे, तो दोनों के मिक्सअप कर लिए जाते हैं। थोड़ा तुम्हारा रीति रिवाज मान लेते हैं, वो बोलेंगे हम तुम्हारा थोड़ा रीति रिवाज मान लेते हैं, दोनों खुश, ठीक है। तो वैसे इनके अंदर भी होते थे, आपस में जो भी थोड़े बहुत इनके डिफरेंसेस थे वो आपस में शेयर करके सबने सेटल कर लिया। तो इतना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है कई सालों का इनका हमारे पीछे, ठीक है। इन्हीं की सब देन है जो आज हम कर रहे हैं, है ना। गलत काम मत सोच लेना, अच्छे काम, ठीक है। तो हमारा हक बनता है, हक तो नहीं बोलूँगा, ड्यूटी बनती है। हक तो क्या, हक तो आप ले रहे हो, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रखें। जो कल्चर इन्होंने हमको दिया है, इतना रिच कल्चर दिया है जो दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता है। हमारे पूर्वज आपस में इतना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, इतने प्यार से रहे, तो उन्होंने ये जो चीज़ें हमको सिखाई हैं, इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके बारे में अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, गवर्नमेंट क्या बोलूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज़ को हमारी ड्यूटी बनाकर डाल दिया, ठीक है। आपको नहीं पता हो पता नहीं, लेकिन आज से पता हो जाना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल 51A, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51A है उसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में 6ठा, 7वां और 9वां जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 9, ठीक है, ये हमको हमारा हेरिटेज प्रिजर्व करने की ड्यूटी सिखाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में हम हर सिटीजन की, इंडिया के जो भी सिटीजन हैं उनकी कुछ ड्यूटीज हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक है, वो ड्यूटीज लिस्ट आउट की गई हैं, हर सिटीजन को वो ड्यूटीज निभानी चाहिए, ठीक है। तो वही ड्यूटीज में से 6ठे 7वें नंबर की जो ड्यूटी है वो हेरिटेज को लेकर है, ठीक है। क्या मेंशन किया गया है देखो, तो एक चीज एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। मतलब हमारा जो हार्मोनियस कल्चर रहा है, कैसे हमारे पूर्वजों ने हमको मिलजुल कर रहना सिखाया है, उस चीज को हमको समझना है, ठीक है, उसे हमको संभाल कर भी रखना है, उसे उसकी इंपॉर्टेंस को समझो और वैसे ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये सब भी हमारे कल्चर हेरिटेज का ही पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो जो भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो जंगल हो, चाहे कोई टैंक बना हो, या हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ कोई टैंक हो, पानी स्टोर करने की चीज़ हो, नदियाँ हो या तालाब हो, या जो भी जंगली जानवर वगैरह हो, किसी को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमको सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने नेचुरल हेरिटेज को, सबको डैमेज कर रहे हैं, है ना, हम अपने हेरिटेज को डैमेज कर रहे हैं, तो हमको वो डैमेज नहीं करना है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बर्ड्स वगैरह हो गई, इनको भी संभालना है, बचाना है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना है, उसको बिगड़ने नहीं देना है, ठीक है। और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, हर लिविंग क्रिएचर के प्रति हमारे दिल में क्या बोलूँ, प्यार होना चाहिए, मतलब उसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, हमको उसको मारना नहीं है, उसके लिए हमारे मन में दया, इस तरह की भावना होनी चाहिए, ठीक है। हर जीव को जीने का अधिकार है, ये फीलिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए और दिल में भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ रहा हूँ मैं, बोलोगे फीलिंग कैसे दिमाग में आएगी, तुम सब ज़्यादा स्मार्ट हो, मूवीज़ बहुत देखते हो। अच्छा, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग ऑफ वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना, और साथ ही साथ वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस छोड़ देना है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है ना, कुछ भी होता है, किसी को कुछ डिमांड रखनी होती है ना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 2 दिन बोलते हैं, सरकार नहीं मानती है, जाके सरकारी बस जलाना शुरू कर देते हैं, ट्रेन जलाना शुरू कर देते हैं, स्टेशन जलाना शुरू करते हैं, लोगों को पकड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। क्या है मतलब ये, वहाँ आप अपनी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की धजिए उड़ा रहे हो, है ना। तो वो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, हमारी ड्यूटी है भाई। आपको अगर आपको प्रोटेस्ट वगैरह भी करना है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो आप शांति से करो ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचाते हो, और वो नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होना है, गवर्नमेंट का नुकसान होने वाला है ना भाई, हमारा नुकसान है, ठीक है। तो एक सिटीजन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो वो बाकी दुनिया, मतलब इंडिया के बाकी सिटीजन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। गवर्नमेंट थोड़ी जेब से पैसा डालने वाली है, पैसा तो हमारा जाता है सबका ना, तो वो समझना चाहिए हर किसी को जिम्मेदार बन के, ठीक है। और गवर्नमेंट बनाती भी है तो हमारे लिए तो बना रही है ना। अब प्रधानमंत्री तुम्हारे गार्डन बनाएंगे तो तुम्हारे गार्डन में प्रधानमंत्री थोड़ी घूमने आएंगे, तुम ही घूमोगे ना, तो वो भी सोचना चाहिए हमको। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप ऑफ वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो वायलेंस नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ मेंशन की गई हैं, पॉइंट नंबर 6, 7, 9 में, वो भी कहाँ, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ मेंशन की गई हैं, आर्टिकल 51A। ये याद रखना है, बहुत अच्छा लगता है बोलने में। आपने कभी टीवी में डिबेट्स वगैरह सुना होगा नेताओं का, वो कई बार ऐसे बोलते हैं धारा 44, 3, 7 के तहत ये सब, तो आपको ही बोलेंगे आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, उसमें पॉइंट नंबर 6, 7, 9 हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के बारे में मार लो होशियारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ ही गए होगे कि सारी चीज़ें हम, हमारे जो पूर्वजों ने हमको दी हुई हैं, बहुत ही लंबे समय से कंट्रीब्यूशन रहा है सबका, बहुत ही कीमती है, संभालना जरूरी है। कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थक गया, बाय, जय हिंद।